जय श्री राम बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस एकेडमी में। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्लास 12th चैप्टर इवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसे आज हम आसान भाषा में समझेंगे। इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों में आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा जाए। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बताता है अबाउट जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉपुलेशन। तो पहली बात ये किसके बारे में बताता है? पहली बात ये बताता है अबाउट जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉपुलेशन। जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें टोटल जीन पूल उस पॉपुलेशन का कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई जीन फ्लो ना हो, कोई जीन माइग्रेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, म्यूटेशन ना हो, रैंडम मेटिंग हो, इन सब केसेस में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अभी इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे इंट्रो है। तो पहली बात किसके बारे में बताता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। दूसरी बात इसी से हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट और डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं? फैक्टर्स that can affect genetic equilibrium। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखें, ध्यान से देखेंगे, अगर हम देखें तो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम की, और दूसरी बात क्या कर रहा है? वो फैक्टर्स जो इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात और तीसरी बात क्या होगी कि अगर ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? देन इवोल्यूशन होगा। देन नए पॉपुलेशन, उस गिवन पॉपुलेशन से कोई नई स्पीसीज डेवलप होने की चांसेस बनेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इवोल्यूशन। तो बेसिकली हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है एक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को ही एक्सप्लेन करता है। समझ में आ रही बात? उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट से जाते हैं कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है, फिर उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्या है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल? ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल द एलील फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल the allele frequency of a population, the allele frequency of a population is stable and remains constant from generation to generation। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब एलील फ्रीक्वेंसी क्या है? एलील तो हम जानते होंगे। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जीन और एलील क्या होता है वो पता है। ठीक है, तो हमारे लिए एक नया वर्ड आ गया, एलील फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी? तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड देन इसका मीनिंग क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है the algebraic sum of allele frequency is 1। किसी भी पॉपुलेशन के एलील फ्रीक्वेंसी का एल्जेब्रिक सम 1 रहेगा। इसके बारे में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको मैं लिख देता हूं, एक्सप्लेन आगे चल करके करूंगा, which is
P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट इसका क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी, और तीसरा बात कहता है द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन, द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इन तीनों बातों को और इन तीनों बातों को एक्सप्लेन करता है कौन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी और विनबर्ग दो अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। ठीक है, अब यहां पे हमको पहले तो इसको समझना है कि ये है क्या। दूसरी बात, इसको समझने के लिए हमें कुछ दो वर्ड आ रहे हैं जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं क्या क्या है, कौन कौन से वर्ड है। पहला वर्ड है अपना, इसके लिए पहला वर्ड है कौन सा है, व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी। अगर आपको एलील फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता है तो वो कांस्टेंट रहेगा कि स्टेबल रहेगा, कैसे समझोगे। तो पहला हम एलील फ्रीक्वेंसी समझने वाले हैं। दूसरी बात हम देखने वाले हैं व्हाट इज जीन पूल। जीन पूल क्या है, एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले हम उसको समझते हैं एंड देन हम इसके बाद इस टॉपिक को समझेंगे। खैर, उसके बावजूद भी मैं आपको पहले क्या बता देता हूं, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबल, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी कुछ तो भी है, ठीक है ना, हम इसको एलील के हिसाब से मान सकते हैं, तो वो स्टेबल रहेगा और जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने में वो एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही बात, इस बात को थोड़ा सा समझिए, फिर जब हम एलील फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, द एल्जेब्रिक सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। अगर हम मान लेते हैं किसी पॉपुलेशन में एक एलील की फ्रीक्वेंसी P है और दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है, Q है, तो इनका एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। और तीसरी बात, द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। जीन पूल क्या है, तो जीन पूल कैन बी डिफाइंड एज द टोटल एलील्स, टोटल जीन एंड their allele, total gene and their allele present in a population। किसी भी पॉपुलेशन में जितने जीन और उनके एलील्स होंगे उनको हम मिलाकर के क्या कहेंगे, जीन पूल कहेंगे। व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल कैन बी डिफाइंड एज द टोटल एलील एंड टोटल जीन एंड देयर एलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है। कितने लोगों की पॉपुलेशन है, 1000 पीपल की पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर 1000 लोगों की पॉपुलेशन है और हम किसी एक जीन की बात करते हैं, मान लेते हैं वो जीन हाइट का है, कलर का है, या किसी भी चीज का है। याद रखिएगा, हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। जब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन की बात करते हैं। देयर आर सम क्राइटेरियाज जहां पे हार्डी जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए या फिट बैठने के लिए, लेकिन हम उन क्राइटेरिया की बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वही क्राइटेरिया फैक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 लोगों का एक पॉपुलेशन है। ठीक है, 1000 पीपल का यहां पे अपने पास पॉपुलेशन है और हम इसमें किसी एक जीन की बात कर रहे हैं। वो जीन तो लगभग, जैसे हाइट के जीन की ही अगर हम बात करें तो वो तो इस पॉपुलेशन के लगभग सभी इंडिविजुअल में रहेगा। तो इस 1000 पीपल के पॉपुलेशन में वो जीन कितने रहेंगे, ये जीन रहेगा लेट्स से 2000, सॉरी लेट्स से 1000, जितने पॉपुलेशन उतने टाइप के जीन, 1000 जीन आ गया। ठीक है, अच्छा, एक जीन अगर हम बात करते हैं तो वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, 2 फॉर्म में। तो इसका मतलब उस जीन के कितने ग्रुप हो गए, 2 हो गए। तो अगर हम एलील के फॉर्म में देखें तो इसके कितने एलील रहेंगे, 2000 एलील रहेंगे। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन के टोटल जो जीन और एलील है इनको मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, जीन या एलील है उनको हम मिलाकर के क्या कह देते हैं, जीन पूल कह देते हैं। तो इस जीन पूल में टोटल 2000 एलील है और 1000 क्या है, जीन्स है। स्वाभाविक सी बात है, दिस इज द मीनिंग ऑफ जीन पूल। तो जो जीन पूल है दैट विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लेते हैं कि ये 1000 पीपल का जो पॉपुलेशन है दिस इज जनरेशन 1,
और अगर यहां से ये पॉपुलेशन जाता है और नेक्स्ट जनरेशन में आता है, और यहां पे भी मान लेते हैं कि 1000 पीपल ही हैं, तो इन दोनों में जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में जो टोटल नंबर ऑफ जीन होगा वो सेम रहेगा। जो टोटल नंबर ऑफ जीन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। टोटल जीन्स 1000 ही रहेंगे और टोटल एलील्स 2000 ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल होता है दैट इज एप्लीकेबल इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा जो आइसोलेटेड है। मींस यहां से ना तो कोई जीन फ्लो हो रहा है, ना जीन माइग्रेशन हो रहा है, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, ना ही म्यूटेशन हो रहा है। मींस ना तो कोई नया जीन इंट्रोड्यूस हो रहा है और ना ही कोई जीन इसमें से एलिमिनेट हो रहा है। इन दैट केस फ्रॉम वन जनरेशन टू other, from one generation to next, the total gene pool will remain constant. This is one thing. दूसरी चीज अगर हम देखें तो तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? जीन पूल की बात की है ना। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? जीन पूल की बात की। जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। दूसरी बात हम क्या डिस्कस करते हैं? व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी? The frequency of occurrence of an allele in a population is known as allele frequency. The frequency of occurrence of an allele of any allele in a population is known as allele frequency. किसी भी पॉपुलेशन में किसी एलील के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको ही हम क्या कहेंगे? एलील फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है भैया? तो व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी? द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी एलील इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में किसी एलील के अकरेंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या कहेंगे? एलील फ्रीक्वेंसी कहेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक जीन है जिसके 2 एलील हैं। एक जीन है, इसके 2 एलील हैं। कौन कौन से? अपने पास एक जीन है जिसके 2 एलील हो गए। कौन कौन से? एक हो गया ए और दूसरा हो गया स्मॉल ए। जो कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील। एंड जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली वो क्या होता है? रिसेसिव। क्या होता है भाई? क्या होता है? रिसेसिव होता है ना, रिसेसिव एलील। ठीक है? तो अगर हम मान लेते हैं उसी प्रीवियस पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने लोग हैं? 1000 पीपल का एक आ गया। 1000 पीपल थे अपने पास। इस 1000 पीपल में टोटल एलील कितने हैं? टोटल एलील कितने हैं? टोटल एलील होंगे 2000। अब उनमें डोमिनेंट एलील कितने हैं? अब ये तो जरूरी नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है डोमिनेंट एलील 1500 हो तो रिसेसिव एलील कितने रहेंगे? 500। एक पॉपुलेशन, रैंडम पॉपुलेशन में नंबर ऑफ एलील्स कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट डोमिनेंट एलील कितने हैं? 1400 एंड रिसेसिव एलील कितने हैं? तो अगर डोमिनेंट एलील, टोटल एलील 2000 है, डोमिनेंट एलील 1400 है, तो रिसेसिव एलील कितने होंगे? 600। ठीक है? तो समझिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। यहां पे हम जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलील इन दैट पॉपुलेशन इन अ इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल में एक ही फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ही प्रोबेबिलिटी क्या है किसी इंडिविजुअल में पाए जाने की। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं? वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of A is given by, it is represented by P. So P will be what? P will be the total number of alleles A, number of alleles
A in population upon total number of alleles, total number of allele। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कितना आ जाएगा अपने पास। तो नंबर ऑफ एलील कितना हो जाएगा 1400 अपॉन 2000, that will come equal to 0.7। तो what will be the frequency of A, frequency of occurrence of allele A will be 0.7। सिमिलरली अगर हम देखें तो what will be the frequency of occurrence of allele small a। तो स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, और Q हो जाएगा, अगर ये 0.7 है तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 2000 इज इक्वल टू 0.3। पहली बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी कि ये 1400 है तो ये 600 क्यों है? क्योंकि टोटल एलील कितने हैं, टोटल एलील अपने पास कितने हैं 2000। टोटल एलील किसी एक जीन की, तो मान लेते हैं हम एक जीन है जिसके दो एलील है, एक जीन के दो एलील है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो अगर जीन टोटल 1000 है तो एलील हो जाएंगे 2000, और दो ही एलील है ए और ए, तो इनको मिलाकर के अपने पास कितना आएगा, इनको मिलाकर के 2000 आना चाहिए। अगर ये 1400 है तो ये कितना हो जाएगा 600 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अगर ये 1400 और ये 600 है तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए की अकरेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट विल बी 0.7, दैट विल बी 0.7। देन व्हाट विल बी द अकरेंस ऑफ स्मॉल ए यानी रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.3। अब हम आते हैं किसमें, हम आते हैं इसमें, सीधा किसमें आते हैं, ध्यान से देखिए इसको, हम आ रहे हैं किसमें, हम आ रहे हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में आ रहे हैं, इनके स्टेटमेंट में आ रहे हैं। द algebraic sum of allele frequency is 1। the algebraic sum of allele frequency is 1 in a population। किसी भी पॉपुलेशन में algebraic sum क्या होगा, किसी भी पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी का algebraic sum कितना होगा 1 होगा। तो हम यहां पे क्या देखते हैं, कि अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, the summation of frequency of allele frequency of population will be p plus q is equal to क्या होगा 0.7 plus 0.3 and that will be equal to 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं ये बात आ रही है। तो हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने जीन पूल डिस्कस कर लिया, जीन पूल क्या होता है और कैसे वो जेनरेशन टू जेनरेशन कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी, और हमने डिस्कस किया एलील फ्रीक्वेंसी है तो उसका जो एक और स्टेटमेंट है कि सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी होगा वो कांस्टेंट रहेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने इसके दो स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए। अब हम तीसरे स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्या है, मतलब जो हमने इसको पहले स्टेटमेंट के तौर पे पढ़ा है, क्या है, अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम तीनों उसको देखेंगे। द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबल। क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी तक हमने देखा कि एक पॉपुलेशन में एक जनरेशन पे एलील फ्रीक्वेंसी का सम 1 हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस तरीके से जीन पूल अभी कांस्टेंट हुआ था, हमने डिस्कस किया कि जनरेशन 1 में अगर 2000 एलील्स का जीन पूल है तो जनरेशन 2 में भी 2000 एलील्स का जीन पूल रहेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एलील फ्रीक्वेंसी का जो सम है, यानी कि एलील फ्रीक्वेंसी भी है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने में स्टेबल रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात? कोई डाउट है तो चलिए इसको भी अपन देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, वही हम 1000 पीपल की ले लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज जनरेशन 1। ठीक है, दिस इज जनरेशन 1, 1000 पीपल का हम एक पॉपुलेशन ले लेते हैं। इसमें एलील फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं, लेट्स से द एलील फ्रीक्वेंसी इन दिस पॉपुलेशन इज p is equal to 0.7 एंड q is equal to 0.3। तो इसका सम कितना हुआ?
इसका सम हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फ्रॉम जनरेशन 1 टू जनरेशन 2, अगर हम दो जनरेशन की बात करेंगे, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की बात करेंगे, G1 और G2 की बात करते हैं, तो इसमें जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। मींस कि अगर इस पॉपुलेशन में P की फ्रीक्वेंसी 0.7 है, Q की फ्रीक्वेंसी 0.7 है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी P की फ्रीक्वेंसी 0.7 रहेगी और Q की फ्रीक्वेंसी 0.3 ही रहेगी, और वो उनका जो एल्जेब्रिक सम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। भले ही यहाँ पे 1000 पीपल है, एक जनरेशन बीत जाएगा, लेकिन एलील फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी और इसमें इनका एल्जेब्रिक सम भी 1 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन शुड बी लार्ज। अगर एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाएगा आफ्टर अ टाइम, तो टोटल जीन पूल कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर एक जनरेशन में 2000 जीन्स है या 2000 एलील्स है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी 2000 एलील्स ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस 2000 में से एक टाइप का एलील 1500 है और दूसरे टाइप का एलील 500 है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी एक टाइप का एलील जो 1500 था वो 1500 ही रहेगा और जो 500 था वो 500 ही रहेगा। इट मींस कि अगर एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है तो उसमें कोई न्यू जीन का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, ना ही कोई जीन एलिमिनेट होगा फ्रॉम अ पॉपुलेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दिस इज द मीनिंग ऑफ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। यही हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, फिर से हम इस डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबल। तो एलील फ्रीक्वेंसी P प्लस Q इज इक्वल टू स्टेबल, कांस्टेंट होगा। The allele frequency of a population is stable and remains constant. The allele frequency is stable and remains constant from generation to generation. मतलब हम G1 से G2 जाएंगे, तो अगर G1 में 0.7 है एलील फ्रीक्वेंसी किसी एक एलील की, तो G2 में भी कितनी रहेगी? 0.7 ही रहेगी। अगर 0.3 है दूसरे एलील की, तो दूसरे एलील की नेक्स्ट जनरेशन में भी स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, मींस ना ही जीन का इंट्रोडक्शन होगा, ना ही कोई जीन उसमें से एलिमिनेट होगा। दिस इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां तक बेसिकली हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। लेकिन यहां पे एक और इक्वेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे पास हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, पर पहले अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है। जल्दी से पॉज कीजिए और अगर आपको चाहिए तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 2-2 मिनट 30-30 सेकंड आप पॉज करके करते जाइए। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स वैसे एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, तो यहां तक तो आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जीन एंड देयर एलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। फिर यहां से अगर आप चाहें तो जीन पूल क्या है? ठीक है, टोटल जीन एंड जीन पूल क्या है? ये अपने पास जीन पूल कहला जाएगा। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये इस चीज का एक्सप्लेनेशन है कि अगर इस जनरेशन में 2000 एलील का जीन पूल है, तो इस जनरेशन में भी उतने ही जीन रहेंगे, उतने ही एलील रहेंगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी एलील इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने देखा कि एलील फ्रीक्वेंसी होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं। तो एलील फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील ऑफ पर्टिकुलर टाइप टू द टोटल नंबर ऑफ एलील। हमने देखा एक एग्जांपल लेकर के कि 1000 पीपल हैं अगर, तो उनमें एलील फ्रीक्वेंसी, इसमें अकरेंस कितने हैं, मान लेते हैं 1400, तो इसका कितना हो जाएगा 600। क्यों? क्योंकि एक जीन के 2 एलील हो गए, एक डोमिनेंट एक एलील, एक रेसेसिव। अगर 1000 जीन है तो उसके एलील कितने हो जाएंगे? 2000। अगर एक टाइप के 1400 है तो दूसरे टाइप के कितने हो जाएंगे? 600 होंगे। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमको क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है, और दोनों का सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 होगा किसी भी पॉपुलेशन में एट गिवन टाइम।
ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो स्टेटमेंट है हार्डी-विनबर प्रिंसिपल का कि द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम कैसे समझते हैं? तो हमने उसको कैसे समझा? हमने उसको इस तरीके से समझा कि अगर एक पॉपुलेशन है उसमें 0.7 फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की और 0.3 फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव एलील की जनरेशन 1 में, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी एलील की और दोनों में जो सम होगा उनका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहां तक था हमारे पास हार्डी-विनबर प्रिंसिपल। अब इसी को हम कैसे देखते हैं किसी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में? मान लेते हैं हार्डी-विनबर प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के टर्म्स में हम कैसे काम कर सकते हैं? ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स की ओर लेकर के चलता हूं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर प्रिंसिपल, समझ लीजिएगा इसको, हार्डी-विनबर प्रिंसिपल, P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। P प्लस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर हम दोनों साइड क्या कर दें? स्क्वायर कर दे, तो क्या हो जाएगा अपने पास? अपने पास हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत सिंपल, 9th 10th की मैथमेटिक्स का है, ठीक है ना। तो दैट विल बी 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ हार्डी-विनबर प्रिंसिपल। तो अगर हार्डी-विनबर प्रिंसिपल इसके बारे में कह रहा है, अगर हार्डी-विनबर प्रिंसिपल कह रहा है कि ये बात है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, अगर ये हार्डी-विनबर प्रिंसिपल के एक स्टेटमेंट में आता है तो दिस विल बी सेम एज दिस, मतलब ये बात और ये बात दोनों सेम चीजें हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है ना। तो चलिए, अभी तक हमने एलील को अलग अलग करके देखा था, अब हम इंडिविजुअल में आकर के देखते हैं कैसे। अगर इन दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो इसका मतलब उस पॉपुलेशन के लिए हार्डी-विनबर प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, ठीक है। कैसे है देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक जीन है और जीन के 2 एलील, वही जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, एक है कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए। ये डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया और ये हो गया क्या? रिसेसिव हो गया, ठीक है। ये डोमिनेंट एलील हो गया और ये क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज P, दिस इज एलील फ्रीक्वेंसी, और इसका एलील फ्रीक्वेंसी कितना था? Q। द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इज Q। तो इन दोनों इंडिविजुअल से टोटल अगर हम होमोजाइगस इंडिविजुअल लेकर के चले तो इनके मेटिंग से, इन एलील्स के मेटिंग से मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें तो टोटल क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कितने टाइप के इंडिविजुअल बन सकते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो ध्यान दीजिए, हमारे पास कितने इंडिविजुअल बन सकते हैं? 3 टाइप के बन सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये 3 आएंगे। What will be the probability of having, what will be the frequency of having these individuals? तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? The frequency of having this individual will be P square, the frequency of having this individual will be 2PQ, and the frequency of having this individual will be Q square, ठीक है। इस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी P स्क्वायर होगी, इस इंडिविजुअल की होगी 2PQ और इस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी होगी Q स्क्वायर, ठीक है। कैसे होगी? तो इसको हम बायोलॉजी के टर्म्स में एक बार देखते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल जिसका
ए कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल ए ऐसा जीनोटाइप है। ये क्या हो गया अपने पास, इंडिविजुअल की जीनोटाइप हो गई। ठीक है, तो हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास दो एलील है, उसमें से क्या पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं, क्या पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं। हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप क्या बन सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल। हमने अभी देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही तो देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक कैरेक्टर को लेकर के चलते हैं, तो एक कैरेक्टर के कितने पॉसिबल जीनोटाइप हुए, ये हो गए। तो चलिए अब हम इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही हम करते हैं दो एलील से इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करते हैं। तो पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, प्यूनेट स्क्वायर भी कुछ लोग कहते हैं, तो जो भी आप लोग कहते हो उसके हिसाब से हम वो स्क्वायर बना लेते हैं, प्यूनेट स्क्वायर या पनेट स्क्वायर। यहां पे हमारे पास हम दो होमोजाइगस इंडिविजुअल ले लेते हैं, एक ए और दूसरा स्मॉल ए। ठीक है, इनकी हम मेटिंग करा रहे हैं। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्यू और इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्यू। तो हम एक साइड पे लिख लेते हैं पी, दूसरे में क्यू, पहले में पी दूसरे में क्यू। ठीक है, होमोजाइगस इंडिविजुअल है, होमोजाइगस नहीं हेटेरोजाइगस है, सेकेंड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी, इसकी प्रोबेबिलिटी सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी पी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्यू। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस विल बी पी स्क्वायर, दिस विल बी पी क्यू एंड दिस विल बी पी क्यू एंड दिस विल बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है पीनट स्क्वायर से, और अगर हम एलील के टर्म्स में देखेंगे तो एलील के टर्म्स में हमारे पास क्या बन जाता है, वो भी सिमिलर बनता है, ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए मींस कि जो देखिए फ्रीक्वेंसी एक इंडिविजुअल मतलब एक फ्रैक्शन के लिए हो जाती है, जबकि जो जैसे रेशियो होता है ना, रेशियो क्या होगा, रेशियो इसमें इंडिविजुअल का क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा, इसका जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1। इसी रेशियो में हमारे पास कौन प्रेजेंट रहेंगे, एलेलिक फ्रीक्वेंसी दिस वन, तो पी स्क्वायर वाले कितने रहेंगे 1, पी क्यू वाले कितने रहेंगे 2 और क्यू स्क्वायर वाले कितने रहेंगे 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है? तो अगर हम देखें सभी इंडिविजुअल को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो सभी की फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा 1 होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ एलियल फ्रीक्वेंसी इज 1। हमने अभी डिस्कस किया है, तो अपने पास क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फॉर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल होने चाहिए, डिप्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। और हमने ये भी देखा था, अभी हमने यहां पे देखा था, मैं भी इसको लिखने का मौका दे दूंगा आप लोगों को, कि इस जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट था वही उसे ही हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर ये इक्वेशन आ रहा है इसका मतलब ये भी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो हमने यहां पे देखा कि एक इंडिविजुअल में ये हमारे पास रिलेशन आता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। और किसी इंडिविजुअल में अगर जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। दिस स्टेट इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं आपको यहां से एक बार फिर से लिखने का मौका दे देता हूं। ठीक है, पॉज कीजिए, लिखिए, आगे बढ़िए। ठीक, ये जीन एलील, पॉज कीजिए, लिखिए, आगे बढ़िए। फिर ये, ठीक है, ये है
हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 5 फैक्टर्स विच आर सपोज टू बी अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को? अच्छा, अगर अफेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कोई फैक्टर अफेक्ट करता है तो क्या होगा? तो भैया अगर कोई फैक्टर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। और हम कह सकते हैं कि अगर कोई फैक्टर आया जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, दैट मे लीड टू इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के इवोल्यूशन को लीड कर सकता है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स? पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होगा वो भी अच्छा, मैं इसको ब्रीफ में बता रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो इस पे मैं अलग से क्लास बना सकता हूं अगर आप लोगों को जरूरत पड़ती है। जनरली इस टॉपिक में लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, डाउट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इसको ब्रीफ में बस बता रहा हूं। म्यूटेशन, म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण या तो उस पॉपुलेशन में जीन ऐड हो सकते हैं या तो एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो रहा है, दैट विल अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, दैट विल अफेक्ट द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, वो अब इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। नए जीन का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है, मतलब जीन पूल कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो म्यूटेशन जो होगा वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा एंड इट मे लीड टू इवोल्यूशन। ठीक, दूसरा फैक्टर है जीन फ्लो, या इसे ही हम क्या कहते हैं, जीन माइग्रेशन। तो जब जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन होगा, जब जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन होगा फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, देन वहां पे जीन्स का जब फ्लो होगा, आना जाना होगा, नए जीन आएंगे, पुराने जीन, नए जीन का इंट्रोडक्शन होगा, अपने पुराने जीन जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जीन पूल कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। और जब जीन पूल कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो इट मे लीड टू इवोल्यूशन। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट अपने पास होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन आप जानते होंगे, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं जानेंगे तो अगेन ये बाद में डिस्कस करने वाले टॉपिक है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी। ठीक है, तो ये जो 5 फैक्टर हैं जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और these factors can lead or may lead to evolution of a population। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो भैया आज हमने डिस्कस किया what is Hardy-Weinberg principle and what are the factors which can affect them। ठीक है, इसमें जो भी बच गया है वो बच गया है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस which can be asked इन नीट और सीबीएसई एग्जामिनेशन और एमपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इसमें बेस्ड जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मैं उनमें एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इन पे बेस्ड जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, नीट में आए हुए पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और हम डिस्कस कर लेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।